नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु द्विवेदी है। मैं इस दिल्ली नॉलेज ट्रैक के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। अभी एक जर्नी के पड़ाव को मैंने अर्जित किया है। पीसीएस की परीक्षा 2022 में मेरा चयन नायब तहसीलदार के पद पर हुआ है। आप लोगों के साथ मैं अपनी उस जर्नी में क्या क्या समस्याएं आई, किस तरह की मेरी स्ट्रेटजी रही, कौन कौन सी समस्याएं जिनके समाधान के लिए जो मैंने टेक्निक्स एंड टूल्स यूज किए, उन सब पर एक विस्तृत चर्चा करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। इस जर्नी को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने एक बैकग्राउंड के बारे में आपको बताना चाहूँगा, जिससे आप अनुमान लगा सकें कि एक प्रतियोगी के जीवन में सफलता कितने संकल्पों और किस तरह के साधनों के प्रयास के बाद अर्जित की जाती है। मैं 2018 से लगातार पीसीएस की परीक्षा में इंटरव्यू और मेंस दे रहा हूँ। ये मेरा 2022 में चौथा इंटरव्यू था। इसके पहले मैं 2017 से जवाहर नवोदय विद्यालय उड़ीसा से मैं पोस्टेड था एज ए टीचर। तो वहाँ रहकर एक ऐसी जगह जहाँ पर हिंदी का न्यूज़पेपर भी नहीं आता, वहाँ हिंदी माध्यम से तैयारी करना, और मेरी पूरी जर्नी में मैंने किसी कोचिंग का ऐसे फॉर्मली एडमिशन नहीं लिया कि वहाँ पर पढ़ाई की हो। तो आप समझ सकते हैं एक नौकरी पेशा व्यक्ति के लिए इस तरह की परीक्षा में चयन प्राप्त करना अपने आप में थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण है कि आप नौकरी के बीच में रहकर प्री मेंस और इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। छुट्टी के लिए आपकी समस्या होती है, कई बार बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे होते हैं, उसमें आपकी भी परीक्षा होती है। उन सब तनाव के बीच और नवोदय विद्यालय जहाँ 24 आवर्स की आपकी ड्यूटी है, वहाँ पर इस तरह की तैयारी करना वाकई एक चुनौतीपूर्ण समस्या रही मेरे लिए। लेकिन जब मेरे जैसा सामान्य व्यक्ति इस समस्या का पार पा सकता है, तो आप लोग के लिए भी यह दुर्गम नहीं है। तो इस सफलता का मूल मंत्र यही है कि बिना थके हुए, बिना निराश हुए और बहुत ज़्यादा जूझते हुए आपको लगे रहना है। क्योंकि यह जो सफलता है, यह कई मायने में आपको बार बार आपको तोड़ती है, आपको निराश करती है। कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब आप सोचते हैं कि आप लगातार जिस फिलॉसफी ऑप्शन में आप 120-121 नंबर पा रहे थे, जब 4 साल बाद जब और पढ़ाई करके और अच्छे नंबर आने की जगह आपको जब 60 नंबर मिलता है, और उसमें एक सब्जेक्ट में इतने अचानक से इतने ड्रास्टिक चेंज आने से, इतने कम नंबर होने से आपका पूरा आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है, तो जो निराशा होती है उससे भी आपको लड़ने की ज़रूरत है। इन सब के साथ अगर मुझे मौका मिला है तो मैं आपके सामने कुछ एक सफल प्रतियोगी जिसने असफलता की तमाम मंजिलों को छूते हुए इस सफलता के मंजिल को अर्जित किया है, उसको क्या क्या उसकी स्ट्रेटेजियां रही हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। प्रीलिम्स के लिए छात्रों को सबसे बड़ी समस्या होती है कि इसकी मेरिट कितनी जाएगी, कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सेफ रहेगा, क्या ट्रेंड चल रहा है, किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, किन भाग में प्रश्नों की आने की जो पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा है। इन सब पर एक विस्तृत चर्चा और एक समझ की जरूरत है, जो ये अलग अलग स्तर के छात्रों के लिए अलग अलग तरह की चुनौती है। क्योंकि अभी जो बिगिनर्स हैं उनको सब ओवरऑल पढ़ना है, जो लोग 3-4 साल इस पढ़ाई में दे चुके हैं उनको केवल सिलेक्टिव चीजें छांटनी रहती हैं। तो मैं लगातार प्रीलिम्स सक्सेसफुल होता रहा, तो उसके लिए जो मैंने जो रणनीति अपनाई वो ये है कि मैं चीज़ों को सिलेबस से पढ़ने के बजाय मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जो फॉलो करता था, उसमें मुझे ये समझ में आता था कि हर बार किस तरह के क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किया जा रहा है, किस एरिया के टॉपिक्स को बार बार पूछा जा रहा है। और जब भी मैं पेपर दे के आता था, मैं लगातार पेपर तो 18 से दे ही रहा था, तो जब मैं देकर आता था तो मैं बार बार ये देखता था कि जो उसमें विकल्प हैं, मान लो एक विकल्प 4 विकल्प हैं, तो उसमें से एक विकल्प सही है, 3 विकल्प में जो उत्तर सही नहीं है, उनमें किस तरह के क्या वो हो सकते हैं, उनसे जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं। हो सकता है इस बार परीक्षा में ना पूछा, लेकिन अगली बार वो परीक्षा में पूछे। इसके अलावा जब बार बार आप टेस्ट सीरीज से अभ्यास करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप जो ब्लाइंड गेस कर रहे हैं, या जो बार बार आपके जो गेस होते हैं वो कितने परसेंटेज सही होते हैं, एक तरह के आपके दिमाग में एक चार्ट बनता है, तो आप रिस्क लेने से नहीं डरते हैं। तो जरूरी है कि आप स्मार्ट गेस कर पाएं, इसके लिए अपने आप को तैयार रखें। इसके अलावा मुझे लगता है इस प्रीलिम्स की रणनीति में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो ये है कि आपके पास तथ्यों का एक
समुंदर है आपके चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन आपकी जो मानसिक क्षमता है वो एक बाल्टी की तरह है। तो आप अपनी बाल्टी कम से कम भर के रखिए, ये आपसे आयोग उम्मीद करता है, उसको खाली मत रहने दीजिए। अपनी धारिता, अपने बाल्टी के घनत्व के अनुसार चीज़ों को, अपने आप अधिकतम चीज़ों को समेटने की कोशिश करिए। और प्रीलिम्स पास करने की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण जो रणनीति है वो ये है कि जो चीज़ें सब सही कर रहे हैं उनको आप गलत मत कीजिए, क्योंकि अगर आप उनको गलत कर देंगे तो आप परीक्षा में उतना ही पीछे होते चले जाएंगे। तो जो साधारण तथ्य हैं जिसको सबको पता है, अगर उसमें आप किसी प्रकार के कन्फ्यूज़न को आप क्रिएट करते हैं और उसको गलत करते हैं तो ये आपके लिए समस्याप्रद है। तो उसके लिए ज़रूरी है आप लगातार अभ्यास करें, टेस्ट सीरीज करें, PYQs करें और सिलेबस को अपने मद्देनज़र देखते हुए और देखें। जैसे साइंस के लिए है तो साइंस के लिए आपको लूसेंट का जो साइंस वाला पार्ट है उतना PCS के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा इस बार जैसा थोड़ा सा सिलेबस चेंज दिखा है, इकोनॉमी में बजट और करंट अफेयर्स की जो क्वेश्चंस की संख्या रही है तो वो बढ़ी हुई है, तो उसके अनुरूप अपने आप को, अपनी तैयारी को उसके अनुरूप करने की कोशिश करें। मेंस के लिए अब हम बात करेंगे तो हम जैसा कि जानते हैं कि मेंस उस समय उत्तर प्रदेश में थोड़ा सिलेबस चेंज हुआ है। जो ऑप्शनल का पेपर था वो हटाकर उसके जगह उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की 2 प्रश्न पत्र लाए गए हैं। तो हालांकि इसके पहले भी वो शामिल ही थे, लेकिन अब उनको डिफरेंट पेपर के रूप में ला दिया गया है। तो अगर हम क्रमशः पेपर की बात करें तो जैसे हिंदी है, एशे है और पेपर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स इस क्रम में है। तो हिंदी के लिए आप देखें कि जो एक शिल्पी की बुक आती है और जो उसमें प्रीवियस ईयर सॉल्व जो पेपर है उसको आप सॉल्व करें। उसमें कुछ प्रत्यय हैं, उपसर्ग हैं, मुहावरे हैं, संक्षेपण है और गद्यांश की व्याख्या करनी है। तो इसके लिए आपकी रणनीति ये होनी चाहिए कि मैंने इसकी, चूँकि अध्यापक, हिंदी का अध्यापक ही रहा है तो बहुत समस्या मुझे नहीं हुई है, लेकिन प्रज्ञा प्रवास चैनल एक डॉक्टर सीएल त्रिपाठी सर है, उनका चैनल है और वो खुद एक विशेषज्ञ हैं, अपनी क्लासेस भी चलाते हैं। तो आप चाहें तो उनसे इनरोल्ड, उनकी कक्षा में इनरोल्ड हो सकते हैं। उससे मुझे बहुत लाभ मिला है। उसमें वो बेसिकली जो जिन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, चूँकि ये बहुत अंकदायी नंबर है, इसमें क्या होता है कि हिंदी के जो पेपर है इसमें जब अच्छे अच्छे लड़कों का भी 60-65 आ जाता है, तो जिनको SDM बनना था तो वो थोड़ा सा उनका मेरिट नीचे हो जाती है केवल हिंदी अकेले पेपर की वजह से। तो इसके लिए जो मेरी रणनीति है वो जैसे जो प्रत्यय उपसर्ग है इनको आप बिल्कुल एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए। विलोम है तो विलोम एकदम, जैसे दिन का विलोम निशा नहीं होगा, रात ही होगा, तो एग्जैक्ट जो विलोम होगा। इसके अलावा जो मुहावरे आते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है। मुहावरों की जो अर्थ हैं और जो उनका वाक्य प्रयोग है, वाक्य प्रयोग में अगर आप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक इन सब आधारों पर अगर मुहावरे का वाक्य प्रयोग नहीं करते, करंट से जोड़ते हुए या वर्तमान में जो जिस तरह की वैश्विक राजनीति है उसके परिप्रेक्ष्य में या किसी सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक आधारों पर जब तक उन वाक्यों का प्रयोग नहीं करते हैं तब तक आपको इसके नंबर उस रूप में मिलते नहीं हैं। और ये 3-3 नंबर के 10 मुहावरे रहते हैं, लगभग 30 नंबर के हैं, तो आपको इसका बहुत नुकसान होता है। तो इन सब चीज़ों को आपको हिंदी में तैयार करने की ज़रूरत है। रही बात एशे की, तो एशे या निबंध में हम जिन चीज़ों की बात करते हैं, मेरे एशे और निबंध, एशे और हिंदी में जो मेरे मार्क्स रहे वो हमेशा 95 के प्लस रहे। उसका मूल कारण ये था कि मैंने जैसा हिंदी के लिए बता ही दिया है, एशे के लिए मैंने ये ध्यान दिया कि जो आप विषय वस्तु का चयन करें, ये केवल UPSC की तरह इसमें एशे का कोई फॉर्मेट नहीं है कि बहुत अमूर्त चीज़ें आती हैं, आप बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते हैं। कई बार ऐसे आ जाएंगे कि आप ब्लैंक हो जाएंगे। इसमें इस तरह की स्थिति नहीं है। बिल्कुल आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अगर आपको साहित्य से जुड़ा हुआ एक आप विषय तैयार कर लें तो वो निबंध आना ही आना है किसी भी रूप में, तो घुमा फिरा के आप बातें उसमें लिख सकते हैं। लेकिन निबंध में केवल घुमा फिरा के बातें लिखना ही पर्याप्त नहीं होगा। निबंध के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आपका जो तारतम्य है, जो आपकी क्रमबद्धता है, जो आपकी भाषा शैली है और विषयों को मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच के साथ आप उसको जब तक नहीं लिख पाते हैं तब तक आपको नंबर नहीं मिलते हैं। जैसा निबंध का क्रम हम सभी जानते हैं कि इसमें भूमिका होती है, उसका मेन बॉडी होती है, उपसंहार होता है। तो जब आप भूमिका लिखें, 3 निबंध आते हैं तो तीनों की अलग अलग तरह से भूमिका लिखें। किसी में एनेक्डोट्स या पूर्व किसी कहानी के साथ जोड़ते हुए, पैरेबल के साथ जोड़ते हुए, किसी में अपने अनुभव की कहानी को बताते हुए, किसी में डाटा के साथ शुरू करते हुए, किसी में किसी साइंटिफिक खोज या कोई भी नई रिसर्च हुई उससे जोड़ते हुए। मतलब आपकी निबंध की जो ऊपर की 3-4 लाइन है, जब उसको कोई पढ़े
तो उसको खुद से आगे पढ़ने का मन करे। अपने निबंध को आप अलग अलग विषयों, जिसमें जैसे मैंने पहले बताया है कि आप उसमें प्रबंधन का, कुछ विधि का, कुछ राजनीति शास्त्र का, कुछ समाज शास्त्र का, कुछ मनोविज्ञान का, कुछ शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए, इन सभी विषयों को आप जितना जितना अधिक आप कनेक्ट कर पाएंगे, जितने अधिक आपके कनेक्शंस उसमें दिखेंगे, क्योंकि आप एक प्रशासक बनने जा रहे हैं और प्रशासक के रूप में आपकी भूमिका ये होती है, आप चीजों को कितने नए नए आयामों पर जाकर आप समझ पाते हैं, उस समस्या के कितने अलग अलग परिप्रेक्ष्य में देख पाते हैं। इसके अलावा जो निबंध लिखते हैं उसमें मुझे ये लगता है कि अगर आप बहुत आलोचनात्मक लिखते हैं, सरकार की बुराइयां, कई बार ये होता है कि ऐसी चीजें आ जाती हैं जैसे किसान विधेयक बिल हुआ या तमाम तरह के विवादास्पद टॉपिक आ जाते हैं, इसको लेकर सरकार की कुछ अलग मंशा, कुछ अलग रणनीतियां रही, वो इस रूप में फलीभूत नहीं हो पाई हैं। तो देखिए, आप किसी भी समस्या का जब तक आप समाधान का हिस्सा नहीं है, तब तक आप स्वयं में खुद एक समस्या है। तो आप इस चीज को ध्यान में, केवल आप समस्या बताएंगे और उसके समाधान में कुछ नहीं बताएंगे तो आप खुद एक समस्यात्मक व्यक्ति हैं। इस चीजों को ध्यान में रखकर आप अपने निबंध की तैयारी करिए और मुझे लगता है इन सब चीजों को ध्यान रखने से आपको अधिकतम मार्क्स प्राप्त होंगे। हिंदी और निबंध के बाद हम जो पेपर 1 की बात करेंगे। पेपर 1 अपने आप में बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक सब कर सकते हैं और इसमें 125 तक मार्क्स बहुत आसानी से मिल सकते हैं। बस आपको इसके लिए थोड़ी सी आपको स्ट्रेटजी चेंज करनी होगी। वो ये है कि जैसे आप इसमें भूगोल है, इतिहास है और समाज से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें हैं, उदारीकरण है, निजीकरण है और धार्मिक कट्टरता किस तरह की समस्या है, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, ये सब जो विषय हैं, इसमें देखिए, इसको आप तैयार करने के लिए ऐसा बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको पढ़ने के लिए बहुत सी किताबें आपको मिलेगी मार्केट में, मतलब इंफॉर्मेशन की बम्बास्टिंग है, आप ये जानते हैं। इसका सबसे अच्छा तरीका यही है, आप जितने भी मेंस के जो टॉपिक दिए हैं, तो इस तरह से साम्यवाद, पूंजीवाद, ये सब तमाम जो विषय हैं, इसमें आपका क्या अप्रोच है, आप किस तरह से इन विषयों को डील करते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। तो मुझे लगता है इसके लिए जैसे आपको 3 भाग में जैसे कि किताबें हैं, जैसे में आर्ट एंड कल्चर के लिए तो आप NCERT की एन इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट, इसका हिंदी रूपांतरण भी उपलब्ध है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की बुक है। वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसके जो टॉपिक वाइज जो उसमें सिलेबस में दिया है उसके कुछ नोट्स आप एक पेज में आप तैयार कर लीजिए, उतना इनफ है। जियोग्राफी के लिए भी मेंस के लेवल पर मुझे लगता है कि इसका थोड़ा UPSC से थोड़ा डिफरेंस है और इसमें बहुत 2-3 पॉइंट में सिलेबस में दिया हुआ है, हर बार उसी तरह के रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे नदी की और ग्लेशियर से, पवन से किस तरह की भू आकृतिक संरचना बनती है, चक्रवात की क्या स्थिति है, शीतोष्ण चक्रवात क्या होते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर आपको बहुत चीज़ें प्रेडिक्टेबल है, उसमें कुछ नयापन नहीं है। तो आप उसके लिए आप 2-2 पेज की जो अपनी एक सफ़ेद पेज पर आप उसके लिए आंसर तैयार करके रखिए, वो आपके लिए पर्याप्त सिद्ध होंगे। जहाँ तक पेपर 2 की बात है तो इसमें मुख्यतः हम देखते हैं कि जो प्रश्न आते हैं वो संविधान से जुड़े हुए प्रश्न हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़े हुए प्रश्न हैं और समावेशी विकास, गरीबी, भूखमरी, सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGO से जुड़े हुए जो भी तमाम तरह के जो प्रश्न हैं। इसके अलावा इसमें PIL से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं या जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 से जुड़े हुए मुद्दे हैं, आधारभूत संरचना, सुप्रीम कोर्ट के जो नए जुरिस्डिक्शन जो हुए हैं उसमें किस तरह के परिवर्तन हुए हैं, इस तरह से पूरा जो पेपर है ये भी बहुत ज़्यादा अंक प्रदान करने की क्षमता रखता है। इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक को पढ़िए और दृष्टि IAS की एक सामाजिक न्याय की एक किताब आती है, उसको आप फॉलो करिए, वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। और जहाँ तक IR की बात है तो IR के लिए आप बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसमें आप जो क्षेत्रीय जो देश हैं भारत के, जो जैसे चाइना है, नेपाल है, अफगानिस्तान है, या ब्रॉडर लेवल पे आप देखें तो अमेरिका के साथ, रूस के साथ, तो बड़े बड़े देशों के साथ जिस तरह की समस्याएं हैं और उनके संबंध में किस तरह के भारत के संबंध हैं और उनसे किस तरह के निवेश प्राप्त हो रहे हैं, वहाँ के जो डायस्पोरा है किस तरह के भारत के विकास में सहायता दे रहा है, तो ये सब चीज़ें आपको इस पेपर में कवर करने की ज़रूरत है। तो ज़रूरी है कि आप उसका पुराने साल का पेपर उठाइए और देखिए कि बार बार किस टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन बन रहे हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप और NGO से और दबाव समूह से, वित्त आयोग से, मानवाधिकार आयोग से, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल टॉपिक हैं, इन पर हर बार क्वेश्चन आना है।
तो आप जो पढ़ाई करते हैं उसका एक प्रेफरेंस का एक क्रम तय करिए कि आपको पहले इन सब चीज़ों को आपको तैयार कर लेना है कि जो जो ये लगता है कि ये आना ही आना है, पहले आप इनको तैयार कर लें। इसके बाद जब इसके लिए जब अतिरिक्त समय बचे तो और चीज़ों को आप देखें। लेकिन आप जब तक आप प्रेफरेंस सेट नहीं करेंगे तब तक आप इस सफलता में आपको प्राप्त करने में बहुत मुश्किलें सामने आएंगी। जहाँ तक पेपर 3 की बात है, पेपर 3 एक बहुत डायनेमिक पेपर होता है। 2018 के पेपर ने सबको चौंका दिया था, क्योंकि कई बार ऐसा स्थिति आ जाती है कि संपूर्ण सिलेबस को इसमें ना कवर करते हुए किसी टॉपिक विशेष से ही क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे 2018 में 2050 का ट्राइफेक क्या है, इस तरह से क्वेश्चन, और जो अन्वेषण ब्यूरो है इससे जुड़ा हो प्रश्न, मतलब लगातार डिफेंस से जो क्वेश्चन थे और इंटरनल सिक्योरिटी से जो क्वेश्चन थे, इनको इसमें बार बार पूछा जाता है। तो मुझे लगता है इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो आपके लिए ये रहेंगे कि आप इंटरनल सिक्योरिटी, नक्सलवाद है और क्षेत्रवाद की समस्या है, इन सब विषयों को आप अच्छे से तैयार करके जाइए। इसके अलावा जो भारत की रक्षा अनुसंधान में किस तरह की स्थिति है, डिफेंस ऑफिस भारत का किस तरह से है, जो उसका पूरा एक संगठन, एक जो ढांचा है, और साइंस एंड टेक में जो नई तकनीकी है, जो नई प्रौद्योगिकी आ रही है, डीएनए से जुड़े हुए, नैनो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, इनको आप तैयार करके जाइए। नार्को टेररिज्म है, और इसके अलावा जो आप आपदा प्रबंधन से जुड़ा हुआ, वो टॉपिक बड़ा है उसमें, लेकिन चूंकि पहले था कि यूपी के क्वेश्चंस भी इसमें आते थे तो वो सब पेपर को पूरा कवर करते हुए बनाते थे, लेकिन इस बार यूपी के क्वेश्चन इसमें नहीं रहेंगे पेपर 3 में। तो आप समझिए इस बार जो क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे पेपर को शामिल करते हुए आगे से प्रश्न आएंगे। तो आप पूरे सिलेबस को तैयार करके रखिए और उसको एक प्रेफरेंस वाइज में कि आपको पहले इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए क्वेश्चन, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्वेश्चन और नक्सलवाद से जुड़े हुए क्वेश्चन, और इसके अलावा अर्थव्यवस्था में भारत में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण टॉपिक आपको पेपर 1, पेपर 3 दोनों में मिलेगा। नीति आयोग का टॉपिक, योजना आयोग से जुड़े हुए प्रश्न। देखिए, जैसे मैंने पिछले 3 पेपर की मैंने चर्चा कर ली है, ज़रूरी है कि आप सभी इस पूरे इंटरव्यू का सार आप ये समझिए कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इज़ बेटर देन डिलेड परफेक्शन। आप लगातार अपनी चीज़ों में सुधार करते जाइए, और सुधार को जब आप एक अपने मैक्सिमम बिंदु पर वो सुधार पहुंच जाएगा तो आपको सफलता अपने आप प्राप्त हो जाएगी। जहाँ तक चौथे पेपर की बात है, चौथा पेपर मेरे लिए इस बार की परीक्षा में थोड़ा सा एक कर्स साबित हुआ। मुझे इंटरव्यू में, जैसे मैंने बताया कि मुझे 75 मार्क्स मिले, जो इस साल के सबसे मैक्सिमम मार्क्स में है। इसके अलावा मुझे ऐसे में प्लस 95 के प्लस मार्क्स रहे, और फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल रहा है। तो ऐसे में ये सब चीज़ें इथिक्स के पेपर के लिए, ये तीनों चीज़ें पॉजिटिव को रिलेशन को दर्शाती हैं। लेकिन मुझे इस बार जो मेरे नंबर कम आए टोटल में, बाकी सब पेपर में बढ़िया रहे, लेकिन इस पेपर में 65 मार्क्स ही रहे। तो अब किस तरह से क्या मामला रहा वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने इस बार काफ़ी परिवर्तन किया था चीज़ों में इथिक्स के पेपर में। जैसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल देना और छोटे छोटे एनेक्डोट्स के माध्यम से अपनी बातें कहना, खुद के एक्सपीरियंस देना। तो मुझे लगता है पेपर बढ़िया हुआ था, लेकिन इसके बाद भी पता नहीं क्यों मार्क्स कम आए। तो वो खैर दूसरा विषय है, लेकिन आप लोगों के लिए भी यही सलाह है मेरी कि इस तरह से एथिक्स के पेपर को सॉल्व करिए कि बहुत ज़्यादा वो बनावटी ना लगे, बहुत किताबी ना लगे। तो उसके लिए आप जो दृष्टि की किताब है वो आपके लिए एक सप्लीमेंट्री बुक के रूप में पर्याप्त है। लेकिन आप जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो एग्जाम्पल है, एक साइट है मुझे इंडिया फेमस आईएएस करके, तो उसमें आप जाएंगे, उसमें देखेंगे जो फेमस आईएएस हैं उनके जो काम हैं, जैसे नागालैंड में या मणिपुर में जो आईएएस हैं, आर्मस्ट्रांग पामे हैं, जिन्होंने एक पीपल्स रोड बनाई, लोगों के सहयोग से पूरी सड़क का निर्माण कर दिया। इसके अलावा उड़ीसा में एक महिला डीएम हुई हैं, उनका जो नक्सलवादी क्षेत्रों में जो उनके काम हैं उसको आप कोट कर सकते हैं। इसके अलावा केरल में जो एजुकेशन कैफ़े है। तो ऐसे तमाम एग्जाम्पल, कांट की कुछ बातें, भगवत गीता के कोट्स और रामायण महाभारत के थोड़े छोटे मोटे प्रसंग, इन सब बातों से इनरिच करते हुए जब आप अपने आंसर लिखते हैं तो आप उसमें पाते हैं कि आपको मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। मुझे नहीं मिले, लेकिन आप लोग को मिलेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे लगता है कि आप ये देखिए, जब आपको मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के, मुझे लगता है मैंने एक दिन पर विचार किया, तो मुझे लगता है कि जो
कॉपी चेकर होते हैं उनकी उम्र लगभग 50 के अराउंड होती है, वो लोग प्रोफेसर होते हैं, और एक लंबी समय यात्रा के बाद व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक होने लगता है। तो अगर आप इथिक्स के पेपर में उनके मन मुताबिक चीज़ों को, थोड़ा आध्यात्मिक, थोड़ा धार्मिकता से जुड़ी हुई चीज़ों को आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आपको मार्क्स अनडाउटली बेहतर मिलेंगे। चारों पेपर की बात करने के बाद अब मैं जो नए 2 पेपर जुड़े हैं उत्तर प्रदेश के, उसकी बात करूंगा। तो वो पहले से ही विद्यमान थे, लेकिन अब उसमें नया परिवर्तन ये किए हैं कि उसको एक अलग सिलेबस बना दिए हैं। तो जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उनके लिए ज़्यादा ये मुश्किल नहीं है। और अभी एक ओनली IAS जो फिजिक्स वाला के साथ मिलकर जो उनका एक शुरू हुआ है, तो उसमें उन्होंने एक बुक निकाली है उत्तर प्रदेश की, वो बहुत बेहतरीन बुक है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अस्थाना जी की एक बुक है उत्तर प्रदेश की। तो चूंकि अभी कभी पेपर हुआ नहीं इसका अलग से, तो उस रूप में बहुत ज़्यादा व्यवस्थित चीज़ें नहीं आ पाई हैं, लेकिन जब इस बार मेंस हो जाएगा तो एक मोटा मोटा अनुमान लग जाएगा कि उत्तर प्रदेश विशेष के लिए क्या पढ़ा जाए। तो मुझे लगता है कि इतना तो आप मिनिमम तैयार कर ही लें उत्तर प्रदेश के लिए, कि आपको उत्तर प्रदेश का मैप बनाना, यहाँ पर भौगोलिक स्थिति क्या है, कौन से लोक नृत्य हैं, कौन सी लोक कलाएँ हैं, ऐतिहासिक विरासत उत्तर प्रदेश की क्या रही है, कौन से तरह के खनिज पाए जाते हैं, और उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, संवैधानिक ढांचा के अनुरूप में क्या क्या चीज़ें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद, विधानसभा और मंत्रिमंडलीय स्थिति, लोकपाल, ये सब चीज़ों को मोटा मोटा आप इसके लिए तैयार रखिए अपने आप को। देखिए दुनिया आपको तभी महत्व देती है जब आप अपनी क्षमताओं को, अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर पाते हैं। जब आपकी प्रतिभा क्षमता देखती है तो आपको दुनिया सलाम करती है। बहुत ज़्यादा शोर करने, बहुत ज़्यादा चिल्लाने से, या मतलब इस तरह के एक आभा क्रिएट करने से कि आप बहुत अच्छी तैयारी में हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, वो सब चीज़ें बहुत मायने नहीं रखती। ये ऐसे ही है जैसे एक मुर्गी जब वो अंडे देती है या जब बहुत ज़्यादा वो शोर मचाती हो, उसको मतलब उसके लिए ऐसा लगता है कि वो कोई नए ग्रहपिंड को जन्म दे रही है। तो उसी तरीके से है ये तैयारी भी। तो बहुत शांत रहते हुए, बहुत संयत रहते हुए, और बहुत आपकी जो कंसिस्टेंसी है वो इस परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। हमारा एक ग्रुप है जिसमें आवर PCS फैमिली, जिसमें हम लोगों ने जब शुरू किया था तो एक विकास सर हैं, वो वीडियो थे पहले, तो पहले उन्हीं का चयन हुआ था। 8-9 लोग हैं जिसमें सूरज हैं, मनीष हैं, ध्रुव हैं, विशाल हैं, अमित भाई हैं। तो ये सब लोग अब धीरे धीरे हर साल उसमें से एक लोगों का चयन निश्चित है। मतलब अब 1-2 लोग और बचे हैं, वो लोग भी, मेरा ईश्वर से कामना है कि वो लोग भी आगे सफल ही होंगे। तो इस तरह से जब आप कम्युनिटी से इंटरेक्ट करते हैं, जब आप अपना एक सोशल ग्रुप बनाते हैं, उसमें स्टडी करते हैं, उसमें आप फीडबैक टेक्निक से आप अपना मूल्यांकन करते हैं, तब आपको बहुत लाभ मिलता है। दूसरी चीज ये है कि आपको इस परीक्षा को एक सीमा तक जिद के रूप में लेना है, क्योंकि मुझे लगता है जो सफल और असफल में जो बहुत अंतर है वो इसी बात का है कि किसी को सफलता की जिद थी, लेकिन वो जिद इस तरीके से ना हो कि वो बहुत निगेटिव हो। निगेटिव इन द सेंस कि आपकी महत्वाकांक्षा इस स्तर की ना हो जाए कि आपको ही पागल कर दे। तो आपको उससे भी बचे रहने की जरूरत है। एक महत्वपूर्ण बात और अंतिम बात कहकर मैं इस पूरे इंटरव्यू को समाप्त करूंगा, वो ये है कि इतने साल की मेरी जर्नी में मुझे लगता है कि अगर मुझे ये नौकरी ना भी मिलती तब भी मैं 70-80 हज़ार की सैलरी पा रहा था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। 2017 से ही मैं 21-22 साल की उम्र में मेरी नौकरी लग गई है। लेकिन जिनके लिए अभी नौकरी नहीं है उनके लिए जरूरी ये है कि आप अपने पास प्लान बी रखिए, क्योंकि आप अनावश्यक रूप से एक बोझिल होती यात्रा को, कई बार ऐसा होता है कि हमको मालूम रहता है कि आगे जो रास्ता है वो बंद है, उस गली का जो आखिरी रास्ता है वो बंद है, इसके बाद भी हम यात्रा करते रहते हैं, इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि हम इतना दूरी चल आए हैं। तो जो इंतजार होता है वो खतरनाक खेल है, इसकी जो लत है वो बहुत भयानक है। तो आप उससे भी बच के रहिए, ये मेरी आप सब प्रतियोगियों की एक ताकीद है। रिस्क लीजिए और अपने जीवन को एक सार्थक जीवन जीने की कोशिश करिए। उसमें आप सफल होते हैं, असफल होते हैं, समाज आपका मूल्यांकन किन मानकों पर करता है, लेकिन इन सबसे जरूरी है कि आप एक संतुष्ट जीवन जिए। तो इन सब बातों को आपने मेरे सुना और DKT ने मुझे प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, मैं इसका तहे दिल से आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।